हेलो एवरीवन। आज है 17 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि थरवन सनमगुनरत्नम ये भी हाल ही में भारत के दौरे पर हैं और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला देश का जो 34वां राज्य या यूटी दोनों मिलाकर हम देखें तो ये बना है ओडिशा। तमिलनाडु में जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि 1000 मेगावाट का है, ये छठा प्लांट है। हालांकि 6 प्लांट स्थापित होने हैं, सभी की क्षमता एक एक हजार वाट की है। तो इसके लिए 320 टन का रिएक्टर जो है ये पोत के माध्यम से रशिया ने भेजा है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया। नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। नवाब सलाम रिसेंटली लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजू बेबी जॉर्ज की नियुक्ति की गई है। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के जो नए कप्तान हैं श्रेयस अय्यर बने। भारत में जो पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत अहमदाबाद से की गई है। और अमेरिकी मैगजीन ने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष एथलीट है ये घोषित किया है नीरज चोपड़ा को। तो सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? अभी तक जब भी ब्रह्मोस मिसाइल का डिस्कशन होता था तो मैं आपको बताती थी कि भारत की ये जो डील है फिलीपींस के साथ है। फिलीपींस के साथ तो है ही, लेकिन ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। अब आप समझिए, भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए यानी कि इसके एक्सपोर्ट के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। यानी कि ये जो डील है दोनों देशों के बीच में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें आप 10 मेंबर कंट्री पढ़ते हैं, हालांकि 11वीं इसमें शामिल होने जा रही ईस्ट तिमोर। तो इन 10 आसियान मेंबर में भारत की ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो डील है ये फिलीपींस के साथ है। तो फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान मेंबर कंट्री बन रहा है इंडोनेशिया, जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा जिसकी रेंज 290 किलोमीटर 290 किलोमीटर की है। बात की जाए यदि इंडोनेशिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया ही है। कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया। राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो जो कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल होने जा रहे हैं। और ब्रिक्स में शामिल जो 10वां स्थायी सदस्य देश है ये बन गया है आपका इंडोनेशिया। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो सिंगापुर के साथ जो भारत की डील है ये है सेमीकंडक्टर को लेकर के, अर्धचालक को लेकर के। फ्रांस के साथ ये डील आपको रट चुकी होगी, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, राफेल विमान को लेकर के डील है। अब ये राफेल विमान एक तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है और एक इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहा है। जो एयरफोर्स में शामिल हुआ इनकी संख्या 36 है, जो इंडियन नेवी में शामिल होगा इनकी संख्या 26 होगी। इन्हें नाम दिया गया है राफेल एम विमान, जो कि फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ भारत का समझौता है। ग्रीन अमोनिया के लिए भारत का जिस देश के साथ समझौता है ये हो जाएगा जापान। सवाल नंबर दूसरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। पूछा जा रहा है कहां पर? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। यह मंदिर आध्यात्मिक और ज्ञान का संगम है, जिसमें कई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो इस्कॉन के समाज सेवा के मिशन को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल, ये तो मुंबई हुआ, लेकिन यदि पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल कहाँ है, तब आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर इसमें सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगी, ठीक है, और ये टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। अब यदि मैं बात करूं मुंबई,
मुंबई की, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, ये तो बेसिक फैक्ट है। अरेबियन सी के किनारे बसी हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर, ये सभी हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा और बेसिक स्टैटिक जीके का फैक्ट रिलेट करेंगे ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में हो जाएगा। लेकिन यदि इंडिया गेट पूछा जाता तो इंडिया गेट आपका कहाँ है, ये राजधानी दिल्ली में है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, देखिए मुंबई जो है इसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। जैसे हॉलीवुड के रूप में आप किसे पढ़ते हैं, ये अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसका शहर है लॉस एंजल्स, इसे हम हॉलीवुड कहते हैं। सेम वैसे ही भारत का हॉलीवुड कहलाता है मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई है। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर जो आप पढ़ते हैं ये भी मुंबई में हो जाएगा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर ये भी मुंबई में आप पढ़ते हैं। अच्छा, बैंगलोर की यदि बात की जाए तो समृद्धि की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आप कह सकते हैं, जो कि किसकी प्रतिमा है, केम्प घोड़ा की। केम्प घोड़ा ने ही बैंगलोर शहर को बसाया था, तो ये यहाँ पर है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले बोडोलैंड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। और पिछले कुछ दिनों से खजुराहो वाला ऑप्शन मैं इतना रख रही हूँ कि आप लोगों को अब रट चुका होगा कि देश की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के खजुराहो से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। सवाल नंबर तीसरा है, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो पूर्व महानिदेशक है तरुण दास, इन्हें भी हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये रिसेंटली सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। CII इन हिंदी में कहेंगे तो भारतीय उद्योग परिसंघ, इंग्लिश में कहेंगे तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्हें सिंगापुर के इस मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार जनवरी 2025 को राजधानी दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के जो राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, जिनका नाम है थर्मन सनमुगनरत्नम, इनके द्वारा प्रदान किया गया है। बात की जाए सिंगापुर की, कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, राष्ट्रपति का नाम मैं बता चुकी जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर है। सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने इसी देश के साथ समझौता किया है। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश, यानी कि हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना होगा। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच ही किया जाता है। ठीक है, अब यदि मैं बाकी ऑप्शन की बात करूं तो भूटान, गुयाना, ग्रीस, इन सभी देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सवाल नंबर चौथा है, सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है। पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा इंदिरा भवन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख जो कि हैं सोनिया गांधी जी, इन्होंने पार्टी का जो नया मुख्यालय है जिसका नाम है इंदिरा भवन, इसका उद्घाटन कर दिया है। अब ये इंदिरा भवन की लोकेशन कहाँ पर है, तो कांग्रेस के नए मुख्यालय जिसका नाम इंदिरा भवन है, इसका पता है इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड, कहाँ पर है, दिल्ली में, जो कि भाजपा मुख्यालय से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। इस भवन का निर्माण सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो इंदिरा गांधी जी जो कि देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, इनके नाम पर इस मुख्यालय का नाम रखा गया है कांग्रेस के द्वारा। सवाल नंबर 5वां है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इन दोनों की साझेदारी से लॉन्च किया गया है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण, यानी कि 2.0। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ मिलाना है। अगला सवाल है, किस एशियाई देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु की योजना बनाई है, तो एशियाई कंट्री में जो इंडोनेशिया है ये ऐसा विचार कर रहा है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जो उपयोग है पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अभी इंडोनेशिया इसके लिए कुछ सख्त कानून लाने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया के जो नकारात्मक प्रभाव है इससे बचाना है। बात की जाए यदि इंडोनेशिया की, तो अभी जस्ट हमने इंडोनेशिया को देखा है मैप के थ्रू और इससे बनने वाले एडिशनल फैक्ट भी देखे हैं।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना की पहल है, इसमें अभी रिसेंटली पड़ोसी नेपाल शामिल हो चुका है। मालदीव और भारत के बीच में मनी स्वैप फ्रेमवर्क के लिए समझौता किया गया है। बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, इन्हें रिजर्वेशन वाले मुद्दे के कारण जो हिंसा का माहौल बरपाया बांग्लादेश में, जिसके कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम सरकार के नेता यहाँ मोहम्मद यूनिस चुने गए हैं। सवाल नंबर 8वां है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो अगला वित्त वर्ष है 2025 वाला, इसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है, इसका अनुमान कितना लगाया गया है अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। अब ये क्रिसिल क्या है, देखिए कुछ रेटिंग एजेंसीज के नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताते रहती हूँ, जैसे कि मूडीज ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत फोरकास्ट की, फिर वर्ल्ड बैंक ने कितनी फोरकास्ट की, आईएमएफ ने कितनी परसेंट फोरकास्ट की, यूनाइटेड नेशंस ने कितनी परसेंट फोरकास्ट की। तो इसी में ना एक आप रिलेट करेंगे तो ये क्रिसिल है। क्रिसिल वॉज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, है ना, 1988 में, 1988 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके द्वारा भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है 2025 के लिए फोरकास्ट की गई है 6.7%। ठीक है, जो राष्ट्र की सांख्यिकी कार्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो पहला अग्रिम अनुमान, यानी कि इसकी जो पहली फोरकास्टिंग थी, इससे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर ये घटकर 6.8% रह जाएगी, जो कि पिछले साल 8.2% रही थी। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डाकयार्ड में 2 युद्धपोत को और एक पनडुब्बी को लॉन्च किया है, यानी कि जलावतरण कर दिया है इनका। तो पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है, मतलब कि 2 युद्धपोत हैं और एक पनडुब्बी है, कौन इसमें ऑड है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस सिंधुवीर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसा पहली बार है कि एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी क्रम में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वगसीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो देखिए, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वगसीर, इन्हें शामिल किया है। इनमें कौन शामिल नहीं है? जिसे शामिल नहीं किया है तो सिंधुवीर को शामिल नहीं किया है। अब आप समझिए, इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इन जहाज़ों का जो निर्माण है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम है। यहाँ पर लिखा हुआ है आईएनएस सूरत ऑप्शन ए में, आईएनएस नीलगिरी ऑप्शन बी में और आईएनएस वगशीर ऑप्शन सी में। तीनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ रिलेट करके। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आईएनएस सूरत P-15B। पी का मतलब है प्रोजेक्ट 15B। अब देखिए, भारतीय नौसेना का ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B, जिसके तहत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बनाए गए हैं और इन विध्वंसकों को विशाखापट्टनम कैटेगरी का भी कहा जाता है। मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इन जहाज़ों को समुद्री डकैती और व्यापारी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट 15B है ना, इसके तहत जिन 4 युद्धपोतों का निर्माण हुआ है उनके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो हो गया विशाखापट्टनम, जैसे मैंने कहा ना इन्हें विशाखापट्टनम कैटेगरी का कहा जाता है, तो एक हो गया इसमें विशाखापट्टनम, दूसरा हो गया मारमुगाओ, तीसरा इसमें हो गया इम्फाल और चौथा जो शामिल किया गया है ये हो गया सूरत। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने पोतों का निर्माण हुआ है तो 4 है, विशाखापट्टनम, मारमुगाओ, इम्फाल और सूरत। तो अभी सूरत शामिल हो गया है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं आईएनएस नीलगिरी की, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A का मतलब है अल्फा। तो भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाने का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा। तो इन फ्रिगेट को ना नीलगिरी क्लास की भी फ्रिगेट कहा जाता है। जो प्रोजेक्ट 15B है इसे विशाखापट्टनम कैटेगरी का और जो प्रोजेक्ट 17A है इसे नीलगिरी कैटेगरी का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोत शामिल हैं इन्हें याद करने की, देखिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर सकें। जहां कहीं भी आप गिरी 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 शब्द पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल एक तो है नीलगिरी, एक हो गया इसमें हिमगिरी, ठीक है, हिमगिरी के अलावा तारागिरी, तारागिरी के अलावा उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6, 6 नहीं, इसमें 7 पोत शामिल हैं। जो 7वां इसमें रिलेट करेंगे तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। तो कहीं भी यदि प्रोजेक्ट 17A लिखा है और उसमें गिरी 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 शब्द आ रहा है, तुक्का भी मारेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट 15B में 4 आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम, मारमुगांव, इम्फाल, सूरत। ये किसी जगह के नाम से रिलेट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मारमुगांव गोवा में, इम्फाल मणिपुर में, सूरत गुजरात में, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट 75 है, माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट 75, इसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हुआ है। तो इसकी भी याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिपल के ट्रिपल वी। ट्रिपल वी की क्या ट्रिक है? कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस संगठन ने भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया है? तो ये रिसेंटली प्रक्षेपित किया गया है पिक्सल के द्वारा। अब ये पिक्सल क्या है? तो देखिए, गूगल द्वारा समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है पिक्सल। इसने अभी रिसेंटली जनवरी के ही महीने में स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नाम का अपना कमर्शियल उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। उपग्रहों को अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो वेडनबर्ग स्पेस फोर्स के बेस से लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। फाल्कन 9 ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है। इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। यदि मैं बात करूं नासा की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वॉशिंगटन में जिसका मुख्यालय है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि अब जो नासा के अगले प्रमुख बनने जा रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं जेरेड इसाक मैन। तो इनका नाम भी आप याद रखें। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, इसी के द्वारा टेस्टिंग चल रही है दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की, जिसका नाम है स्टारशिप। स्टारलिंक परियोजना भी आप इसी से रिलेट करेंगे। रिसेंटली इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था। सवाल नंबर है 10वां, जो कि मैंने रिवीजन के लिए रखा है। देखिए, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं तो मैं 10 से 15 भी पढ़ा देती हूँ, कभी जो इंपॉर्टेंट नहीं मिलते तो इसमें रिवीजन करना ही उचित होता है। सवाल नंबर 10वां हमारा है कि हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम जिसका नाम है हिम कवच, इसे डिजाइन किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री तक के तापमान पर यह काम करेगा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ईयर है 1958, दिल्ली में मुख्यालय, समीर कामत अध्यक्ष। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसरो से यदि रिलेट करेंगे तो इसरो से तो रिलेट करने के लिए बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता सकती हूँ और बताते भी रहती हूँ। जैसे कि अभी ये देश के पहले मानव युक्त मिशन गगनयान पर वर्क कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने रिसेंटली एक बैक्टीरिया डेवलप कर लिया है। सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम सिप एयर हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए किस राज्य के द्वारा $1 मिलियन की इनाम राशि की घोषणा की गई, जिसका आंसर था तमिलनाडु। आज का सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।